जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय में हम यूक्लिड्स की ज्यामिति का परिचय इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने समझा था कि यूक्लिड्स ने किन शब्दों को परिभाषित किया और किन को अपरिभाषित छोड़ दिया। अभिग्रहित क्या होते हैं और अवधारणाएं क्या होती है, इसको हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने यूक्लिड्स से कुछ अभिग्रहित लिए हैं। अभिग्रहित को इसी प्रकार बिना सिद्ध किए ऐसा कैसे स्वीकार कर लिया गया। अब देखें कि उसने कौन कौन से सामान्य अभिग्रहित दिए थे। जिसमें पहला अभिग्रहित था, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हों, है ना, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एक आयत के क्षेत्रफल के, या हम ये कहें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एक आयत के क्षेत्रफल के, और एक त्रिभुज का उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एक वर्ग के क्षेत्रफल के। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ये वस्तु एक ही वस्तु के बराबर है तो ये आपस में भी बराबर होंगी। तो जब ये त्रिभुज आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और वो का वही त्रिभुज वर्ग के क्षेत्रफल के भी बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। मान लिया कि ये वस्तु इसके बराबर है और यही वस्तु इसके बराबर है तो ये दोनों वस्तु भी आपस में बराबर होंगी। तो इस बहुत सामान्य अभिग्रहित है जिसको हम व्यवहार में आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा अभिग्रहित था, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए दोस्तों, 5 बराबर 5 है और 3 बराबर 3 है। तो यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण होगा वो भी बराबर होगा। इसको हम क्षेत्रफल में भी ले सकते हैं कि दो बराबर क्षेत्रफल हैं। मान लिया कि ये दो क्षेत्रफल हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो बराबर, ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दो क्षेत्रफल ये हैं, मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो इन दोनों से मिलकर के बनने वाला जो भी क्षेत्रफल है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इधर भी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर। तो इस प्रकार से अब दूसरा अभिग्रहित यूक्लिड्स ने इस संदर्भ में दिया। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो जैसा हमने जोड़ा है दोस्तों, अगर इसके क्षेत्रफल में से एक क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है। यदि बराबरों में से बराबरों को घटा दिया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। तो इसको भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद उसने कहा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती है। परस्पर संपाती का अर्थ है दोस्तों, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह से ढक ले। अगर मान लो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढकता है तो इसका मतलब है वो दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। संपाती का मतलब ही है कि जब एक आकृति दूसरी आकृति को बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर लेती है तो इसको हम बोलते हैं संपाती। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लिया कि 5 इसके 2 भाग किए, 3 धन 2, तो आप देखेंगे कि जो 5 है वो उसके भाग से 3 से ही बड़ा है और जो 5 है उसके भाग 2 से भी बड़ा है। आप किसी भी संख्या का या किसी भी चीज़ का अगर भाग करते हैं तो जो पूर्ण है वो सदैव उसके भाग से बड़ा होगा। इस प्रकार से
यूक्लिड्स ने बहुत सामान्य अभिग्रहित दिए जिन्हें हम किसी और माध्यम से सिद्ध नहीं कर सकते। ये अपने आप में ही पूर्णतः सत्य हैं और इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब अभिग्रहित के साथ कुछ यूक्लिड्स की अभिधारणाओं को देखते हैं। तो दोस्तों, यूक्लिड्स ने अपने कुछ प्रमुख अभिधारणाएं भी प्रस्तुत की जिसके आधार पर हम ज्यामिति की कई नियमों को समझ पाते हैं या उन्हें सिद्ध कर पाते हैं। उसमें जो सबसे पहली अभिधारणा थी वो ये थी कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, हमने मान लिया कि एक बिंदु ये लिया और इससे एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उसने ये भी नहीं कहा कि कम से कम एक रेखा खींची जा सकती है या केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अभिग्रहित में इस अवधारणा में जो यूक्लिड्स ने कहा, उसने कहा कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो हम इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद उसने दूसरी अभिधारणा प्रस्तुत की किसी शांत रेखा को। अब यहाँ पर जिसको हम रेखाखंड कहते हैं, उसी रेखाखंड को यूक्लिड्स ने शांत रेखा कहा। तो यूक्लिड्स ने कहा कि एक शांत रेखा को, जिसे हम आज रेखाखंड कहते हैं, किसी शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अर्थात आप इस रेखाखंड को इस एक दिशा में अनिश्चित रूप से और इस दूसरी दिशा में अनिश्चित रूप से अनंत तक, जहाँ तक आप चाहें, बढ़ा सकते हैं। इसको सिद्ध नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि अभिधारणा है, इसको केवल हम समझ सकते हैं, अंतर ज्ञानात्मक तरीके से ही हम इसको समझ सकते हैं। अभिधारणा तीसरी है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आप किसी को भी केंद्र मानकर, मान लिया आपने बिंदु बी है, यहाँ पर इसको केंद्र मानकर और एक किसी भी त्रिज्या का आप वृत्त यहाँ पर बना सकते हैं। तो किसी को भी केंद्र मानकर आप ए को केंद्र मान सकते हैं, शांत का जो बिंदु है इसको केंद्र मान सकते हैं, आप यहाँ पर केंद्र मान सकते हैं और कोई भी त्रिज्या का एक वृत्त आप खींच सकते हैं। इसके बाद उसने अभिधारणा 4 दी, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखना कि जब समकोण की बात यूक्लिड्स ने की थी तब इसका मान 90 डिग्री होता है, ये नहीं था। उसने समकोण इस प्रकार से कहा था कि कोई दो वस्तुएं हैं, सरल रेखा के समान में हैं, और अगर वो एक दूसरे पर इस प्रकार से घूमती है कि जब दोनों ओर समान भाग बच जाए तो यहाँ पर बनने वाला कोण समकोण होगा। इसको जो परिमाण है 90 डिग्री का, ये तो बहुत बाद में आया, इसलिए यहाँ पर समकोण शब्द का प्रयोग किया गया। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोई सा भी समकोण हो, उसने जैसे कि मान लो दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है इसको उसने समकोण कहा। अब ये समकोण कहीं भी हो, इसको ये अगर इतना बड़ा कोण समकोण हो या इतना बड़ा कोण समकोण हो, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद यूक्लिड्स की एक 5वीं प्रमुख अभिधारणा है, उसको हम समझते हैं। यूक्लिड्स की जो अंतिम अभिधारणा अपने अध्याय में है वो ये है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, मान लिया हमने कि ये दो सीधी रेखाएं हैं, इस पर अगर कोई सीधी रेखा गिरती है, तो यदि एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो अपने एक ही ओर, उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, पर हमें उस ओर का लेना है जिस ओर के दोनों कोणों का योग, अंतःकोण, ये अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम इसको, अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोणों के योग से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अगर मैं इन सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाता हूँ, और बढ़ाना उसी ओर का है जिस ओर के दोनों कोणों का सम या योग
दो अंतःकोणों के योग से कम हो, उस साइड की ही रेखाओं को आगे बढ़ाना है। तो इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ये बात यूक्लिड्स ने अपने अंतिम अभिधारणा जो हमारा अध्याय है उसमें कही। आप कहेंगे कि इस ओर का, तो इस ओर क्या हो रहा है कि दोनों कोणों का योग दो समकोण के योगों से अधिक है, इसके बारे में उसने कोई बात नहीं की। अगर दोनों कोणों का योग दो समकोण के योग के बराबर है, इसके बारे में यूक्लिड्स ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल उस ओर की ही बात की जिस ओर के दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो, उसी ओर की दोनों सरल रेखाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं अनिश्चित रूप से, तो वे कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से अवश्य मिलती हैं। तो इस प्रकार यूक्लिड्स की हमने अभिग्रहित को समझे और अभिधारणाओं को समझा। इन अभिग्रहित और अभिधारणाओं को थोड़ा सा आप याद कर लें, तो इससे आपको यूक्लिड्स के प्रश्नों को या इसकी प्रश्नावली के हल करने में आपको आसानी होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।